वेलकम क्लास। तो लास्ट टर्न पर हम सेल कल्चर में मीडिया के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हमने सीरम के बारे में स्टडी किया था कुछ। और अब हम देखते हैं कि सीरम के मेन फंक्शन एज ए मीडिया क्या क्या होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि क्योंकि ये कल्चर मीडिया है तो ये सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि अमीनो एसिड, विटामिन, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड के डेरिवेटिव्स, जो कि कल्चर में सेल की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा ये एक सरफेस प्रोवाइड करवाता है, एडेरेंस देता है उनको चिपकने के लिए, और एक्सटेंशन फैक्टर्स, एडेरेंस और एक्सटेंशन फैक्टर जो हैं वो कल्चरिंग सेल्स को सप्लाई करता है। हमने प्राइमरी सेल लाइंस के बारे में पढ़ा था कि वो सस्पेंशन कल्चर में ग्रो नहीं कर सकती हैं, उनको कुछ सबस्ट्रेट की आवश्यकता वहां पर होती है। तो ये एडेरेंस और एक्सटेंशन फैक्टर क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं जिस कल्चर वेसल में हम सेल को कल्चर करवा रहे हैं उसके साथ में ये अटैच होने के लिए। ओके, तो ये किस पर डिपेंडेंट होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के ऊपर। जो सेल्स जो होती हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इन विवो तो वो सिक्रीट कर सकती है, लेकिन इन विवो का मतलब जब वो एनिमल के अंदर हैं, बॉडी के साथ में इंटेक्ट हैं और वहां वो ग्रो कर रही हैं। लेकिन हम जो कल्चर करवा रहे हैं वो क्या है? इन विट्रो है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल इन ए कल्चर मीडिया। सो प्राइमरी सेल लाइंस में हमने बताया था आपको कि धीरे धीरे ये एबिलिटी जो है वो कम होती जाती है, और जैसे जैसे पैसेज में आती हैं सेल्स, यानी कि वो डिवीजन करके नई सेल्स उनसे बन रही है, तो ये एबिलिटी जो है उनकी वो डिसअपियर हो जाती है। तो सीरम जो है उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे आपका फाइब्रोनेक्शन और लेमिन, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि एक तो हो गया आपका फाइब्रोनेक्शन और दूसरा लेमिन। ये सेल को सतह से चिपकने के लिए प्रमोट करते हैं, इसलिए सीरम जो है एक बहुत एसेंशियल सब्सटेंस उनको सप्लाई करवा रहा है। तीसरी चीज कि ये जो सीरम है वो हार्मोन प्रोवाइड करवाता है, हार्मोन देता है, और इसके अलावा कई ग्रोथ फैक्टर जो हैं वो इनके इसके द्वारा दिए जाते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये कहाँ से आते हैं कि सीरम में कई हार्मोन होते हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि हाइड्रोकॉर्टिसोन और डेक्सामेथेसोन जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा एस्ट्रेडियोल जो कि एक स्टेरॉयड हार्मोन है, इसी तरह से टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये हार्मोन और ग्रोथ फैक्टर जो हैं वो इस कल्चर मीडिया में सीरम के द्वारा दिए जाते हैं। तो हार्मोन की बात हो गई। ग्रोथ फैक्टर कौन कौन से हैं? जैसे एक होता है आपका FGF, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, जो कि फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ जो है वो करवाता है, नाम से ये क्लियर है। इसी तरह से आपका एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, जो कि एपिडर्मल सेल्स की ग्रोथ करवाता है, और प्लेटलेट डिराइव्ड, ये थोड़ा स्पेल मिस्टेक हो गया है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF, और कुछ दूसरे ग्रोथ फैक्टर ये इनको प्रोवाइड करवाता है। देन इट प्रोवाइड्स बॉन्डिंग प्रोटीन्स। बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करती हैं कि बाइंडिंग प्रोटीन कैरी लो मोलिकुलर वेट मटेरियल, फॉर एग्जांपल द एल्बुमिन कैरीज विटामिन्स, देन फैट्स जिसमें कि आपका फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, और हार्मोन्स। ये बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो कि इन विटामिन्स और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ में ये अटैच हो रही हैं, और हार्मोन्स के साथ में। जैसे एक है आपका बाइंडिंग प्रोटीन है ट्रांसफेरिन, ये क्या करता है? आयरन को कैरी करता है। इसी तरह से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है कुछ स्पेसिफिक सेल्स को, फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल, माइलॉइड सेल्स, ये प्रोटीजेज जो हैं वो रिलीज करती हैं, और
इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी प्रोटीएज इंग्रेडिएंट जो हैं वो सीरम के अंदर होते हैं। प्रोटीलेज क्या करेंगे? प्रोटीजेज क्या करेंगे कि ये न्यूट्रलाइज जो है एक्चुअली इसमें फोन आने से डिस्टर्ब हो गया। प्रोटीजेज क्या करेंगे कि ये प्रोटियोलाइसिस का काम करते हैं, तो उससे क्या होगा कि दूसरी जो सेल्स हैं वो डिजेनरेट हो सकती हैं। ठीक है, तो एंटी प्रोटीजेज इंग्रेडिएंट सीरम के अंदर होता है। और सीरम जो है ये आपका जो ट्रिप्सिन है उसको इनएक्टिव करने का काम यहाँ पर ये करता है। इसी तरह से सीरम में पाए जाने वाला जो एल्बुमिन है ये सीरम को विस्कोसिटी देता है और सेल को मैकेनिकल डैमेज से बचाता है, यानी कि वो जिस वेसल में हम कल्चर कर रहे हैं उसके साथ होने वाले घर्षण से इसको ये बचाता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये जैसे कि सस्पेंशन सेल कल्चर में इसका इंपॉर्टेंस जो है वो होता है जबकि सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और इसके अलावा इसमें ट्रेस एलिमेंट्स और आयंस होते हैं, फॉर एग्जांपल सेलेनियम ऑक्साइड और सेलेनियम। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिक डिटॉक्सिफिकेशन में। ओके, एनोटेशन को मैं क्लियर कर देता हूं। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्लाइड। कि ये तो हमने देखे कि ये एडवांटेज हैं या इनके मेन फंक्शन है, लेकिन सीरम को काम में लेने के कुछ डिसएडवांटेजेज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कि सीरम का जो कंपोजिशन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें जो फेवरेबल कंपोनेंट्स और अनफेवरेबल और हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स दोनों ही हो सकते हैं। ये जो डिसएडवांटेज हैं उनको अगर हम देखें यहाँ पर, ज़्यादातर कोशिकाओं में सीरम जो है वो इन विवो कंडीशन में एक फिजियोलॉजिकल फ्लूइड नहीं है। इस चीज़ को समझना, इन विवो का मतलब क्या हुआ कि जब सेल जो है वो एनिमल के अंदर टिश्यू के साथ में इंटेक्ट है तो वहां पर सीरम की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक नेचुरल मीडिया जो है सीरम जो है वो नहीं है, ये सेल्स का फिजियोलॉजिकल फ्लूइड भी नहीं है। सेल जो है वो कब कांटेक्ट में आती है सीरम के हमारी बॉडी के अंदर, इन विवो कंडीशन में बात करें हम तो, कि जब कहीं कोई डैमेज हो जाता है, इंजरी हो जाती है या ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है, तब ये सेल जो है वो सीरम के कांटेक्ट में आती है। तो इसके कारण से जो नॉर्मल कंडीशन है सेल्स की लिविंग की, उसको ये कुछ चेंज जो है वो करता है। हालांकि ये सीरम जो है वो कुछ स्पेशल सेल की ग्रोथ को प्रमोट करता है, उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट को। लेकिन कुछ दूसरी जो कोशिकाएं हैं उनके प्रोलिफरेशन यानी उनकी वृद्धि को ये रोकता भी है, जैसे कि आपका एपिडर्मल केराटिनोसाइट्स, उनकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है सीरम के द्वारा। इसके कुछ कंपोनेंट, दूसरा डिसएडवांटेज अगर हम देखें यहाँ पर, कि इसके कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो सेल्स के लिए टॉक्सिक भी हो सकते हैं। जैसे हम बात करें पॉलीएमाइन ऑक्सीडेज को उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ये आपका पॉलीएमाइन जैसे कि स्पर्मीन और स्पर्मिसाइड, इनके साथ में ये रिएक्ट कर सकता है और एक टॉक्सिक पॉलीस्पर्माइन जो है वो ये बनाता है, जो कि हाईली प्रोलिफरेटेड सेल्स के अंदर हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो एंटीबॉडीज और बैक्टीरियोटॉक्सिन है वो भी सेल की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। इवन उस कल्चर्ड सेल की डेथ भी इनके द्वारा हो सकती है। कल्चर्ड कंडीशन और टाइप्स की अगर हम बात करें, जो कि मेमेलियन सेल्स के लिए जो है वो होती हैं। इसके अलावा एक तीसरा डिसएडवांटेज अगर आप देखें यहाँ पर, कि क्योंकि सीरम जो है वो डिफाइंड मीडिया नहीं है, इसलिए हम जब भी सीरम को जितनी बार भी मीडिया के रूप में काम में लेंगे तो उसके कंपोनेंट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो हर बैच जो है सीरम का वो दूसरे बैच से अलग होता है इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट, और ये जो यूनिफॉर्मिटी है वो वहां पर नहीं बनाई रखी जा सकती। मैंने पहले आपको एक उदाहरण दिया था कि हम अगर कोई एक सीरम मीडिया लेते हैं तो उसमें मान लीजिए कि ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है,
सेल्स की, और हम चाहें कि हम लगातार इसी तरह का मीडिया जो है उनको प्रोवाइड करें, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी आप सीरम बनाएंगे तो उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, वो डिफाइंड नहीं होंगे। और इसके कारण से जो प्रोडक्टिव प्रोसेस जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है माइक्रोप्लाज्मा या वायरस से, और ये आपकी सेल और आपका जो एक्सपेरिमेंट आपने लगा रखा है उसको ये अफेक्ट कर सकते हैं, और उसके कारण से आपके रिजल्ट जो हैं वो कल्चर में अनरिलायबल आ सकते हैं, कि वो वेरी करेंगे हर बार जब भी आप इसको इस तरह से करेंगे। ओके, तीसरा जो नेचुरल मीडिया का टाइप है वो है टिश्यू एक्सट्रैक्ट। ज्यादातर जितने भी मीडिया हम काम में लेते हैं वो कुछ मात्रा में टिश्यू एक्सट्रैक्ट को काम में लेते हैं। टिश्यू एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने टिश्यू का होमोजेनाइजर में डाल करके और उसका एक्सट्रैक्ट आपने निकाल लिया, और इसको हम मीडिया के अंदर ऐड जो है वो करते हैं। तो ये देखा गया है कि एम्ब्रियोनिक एक्सट्रैक्ट जो है वो सिंथेटिक सप्लीमेंट को इफेक्टिवली रिप्लेस कर सकता है, यानी ये उनकी जगह ले सकता है। लेकिन कुछ केसेज में डिफरेंशिएटेड टिश्यू में ये देखा गया है कि एम्ब्रियोनिक एक्सट्रैक्ट में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं विच कैन नॉट बी एडिक्वेटली रिप्लेस्ड, कि उनको हम रिप्लेस जो है वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए जितने भी मीडिया होते हैं उनमें हम कुछ मात्रा में टिश्यू एक्सट्रैक्ट जो है वो जरूर लेते हैं। कुछ उदाहरण देखें हम यहाँ पर इसके, तो एक है आपका चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट। तो इसमें क्या होता है कि 2 या 3 जो है हम चिक के एम्ब्रियो लेते हैं, और उन एम्ब्रियो को एक स्टेराइल बैरल के अंदर, जो कि सिरेंज की जो बैरल होती है, सिरेंज में 2 चीज होती है, एक तो बाहर वाला भाग जो है वो बैरल हो जाता है, और बीच में जिसको हम प्रेस करते हैं वो पिस्टन कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेराइल 20 ml की सिरेंज लेते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि 2 या 3 जो है वो चिक एम्ब्रियो जो है वो डाल देते हैं, और फिर उनको प्रेस करते हैं, और जो एक्सट्रैक्ट हमें मिलता है उसको हम एक स्टरलाइज रिसीवर के अंदर ले लेते हैं, किसी भी कंटेनर के अंदर हम उसको ले सकते हैं। और ये जो जूस मिला है, इस जूस को हम क्या करते हैं कि इसको डाइल्यूट करते हैं विद बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन। ये क्या होता है इसके बारे में भी हम बाद में मीडिया जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो 50% हम बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, और 50% यानी आधा आधा हम जो जूस हमने निकाला है एम्ब्रियो का वो और बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन को लेकर के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद में हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिससे कि जो हेवी पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाते हैं, और जो आपका सुपरनेटेंट है उसको हम कहेंगे EE50। EE50 का मतलब क्या होगा, एम्ब्रियोनिक एक्सट्रैक्ट दैट इज 50%। 50% क्या है उसके अंदर आपका, हमने 50% उसके अंदर बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन जो है वो मिलाया हुआ है। ओके, एक और जो एक्सट्रैक्ट जो कि ज्यादातर काम में लिया जाता है वो है आपका बोवाइन एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट। ये एक होमोजिनेट टाइप का एक्सट्रैक्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक प्रेग्नेंट यूट्रस को लेते हैं, और उसका फीटस जो है उसको निकाल करके उसको पेल्पेटेड कर लिया जाता है। इसके बाद में ये जो एम्ब्रियो हमने निकाला है यूट्रस से, उसको चॉप्ड कर लिया जाता है बहुत छोटे छोटे पीसेज में, और उसको जिस तरह से चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट में हमने बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन मिलाया था, उसी तरह से बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन मिला करके इसको होमोजेनाइजर में डाल करके होमोजेनाइज कर लेते हैं। होमोजेनाइजर क्या है, एक मिक्सर के जैसा सब्सटेंस है, जैसे हम घर में मिक्सी जो है वो काम में लेते हैं, और उससे ये अच्छी तरह से दोनों मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद में उसको वैसे ही सेंट्रीफ्यूज करके और हम सुपरनेटेंट यानी ऊपर वाला जो भाग है उसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा कुछ और दूसरे टिश्यू एक्सट्रैक्ट भी हैं, जिनमें कि हम कुछ ऑर्गन्स, एडल्ट के जो ऑर्गन्स हैं उनका टिश्यू एक्सट्रैक्ट जो है वो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल स्प्लिन, लीवर, बोन मैरो और ल्यूकोसाइट और ट्यूमर्स, इनका भी हम एक्सट्रैक्ट जो है वो बना सकते हैं। लेकिन कुछ केसेज में ये देखा गया है कि ये जो टिश्यू एक्सट्रैक्ट हैं ये ग्रोथ को रोक देते हैं, इनहिबिट करते हैं, कम कर देते हैं। तो ये तो बात हो गई नेचुरल मीडिया की। तो नेचुरल मीडिया क्या है, एक तो नेचुरल सोर्स से हम उनको ले रहे हैं, दूसरी चीज कि वो डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ
कंपोनेंट, कि उनके अंदर जो भाग हैं उसके अनुसार वो निश्चित नहीं है, जैसे हमने सीरम का एग्जांपल आपको दिया था। तो इसके लिए क्या किया गया कि हमने कुछ ऐसे डिफाइंड मीडिया बनाए ताकि हर बार आपका जो मीडिया का कंपोजिशन है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मात्रा हमेशा वही रहे। तो नेचुरल मीडिया के साथ में ये दिक्कत थी कि उसके कंपोनेंट जो हैं वो वेरिएबल होते हैं और ये इम्पॉसिबल है कि आप लगातार कल्चर के लिए सेम कंपोनेंट का नेचुरल मीडिया जो है वो बना सकें। तो इसके लिए क्या किया गया कि डिफाइंड मीडिया जो है वो बनाया गया। तो इसके लिए एनालिटिकल और सिंथेटिक अप्रोच जो है वो काम में ली गई और सबसे पहले ये देखा गया कि जो मीडिया हम काम में ले रहे हैं उसको रिप्लेस करके और एक आर्टिफिशियल मीडिया जो बनाया गया, लेकिन शुरुआत में इसके रिजल्ट जो हैं वो अच्छे नहीं आए सिंथेटिक मेथड से, और जो सेल्स के जो सरवाइव करने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो एक निश्चित अनुपात में हम इनको प्रोवाइड वहां पर नहीं कर पाए। ओके, तो ये जो मीडिया हैं ये कंटामिनेशन फ्री होते हैं। जो डिफाइंड मीडिया की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर बहुत अत्यधिक शुद्धता के अल्ट्रा प्योर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हम काम में लेते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन एडिटिव्स जो कि प्योर प्रोटीन होती हैं जैसे कि आपका ग्रोथ फैक्टर्स उनको ऐड इसके अंदर किया जाता है। तो इनका जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये बैक्टीरिया और यीस्ट के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आपका विटामिन, कोलेस्ट्रॉल, इनको ऐड करते हैं हम इसके अंदर, और जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स जो हमें मालूम है कि सेल्स की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, और फैटी एसिड्स उनको इसके अंदर ऐड किया जाता है। तो अभी जो हमारे को मेटाबॉलिज्म का प्रेजेंट नॉलेज है इससे ये क्लियर हो जाता है कि एक ऐसा कोई यूनिवर्सल मीडियम जो है वो नहीं बन सकता है सभी सेल्स के लिए, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इसके कारण से जो रिक्वायरमेंट है डिफरेंट सेल्स की उनमें कई सारी चीजें कॉमन हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। ओके, जैसे हम बात करें वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स की कि उनके लिए जो मीडिया काम में लिया जाता है, तो इन मीडिया में मिक्सचर होता है सब्सटेंसेस का जो कि हम पता कर चुके हैं या प्रूव हो चुका है कि ये एसेंशियल हैं और बेनिफिशियल या हार्मफुल जो हैं वो जेनेटिकली हो सकते हैं। तो सिंथेटिक मीडिया जो हैं उनको 4 ग्रुप के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं वार्म ब्लडेड के लिए। पहली चीज हो गई आपकी नीड क्या है, उसके आधार पर हमने इसको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड जो है वो किया था। पहली चीज हो गई मीडिया एसेंशियल फॉर इमीडिएट सर्वाइवल, कि जो तत्काल कोशिकाओं को जब आपने निकाला है होमोजेनाइज करके ट्रिप्सिनाइजेशन के द्वारा, उनको हमें जिंदा रखना है। तो सबसे पहले जब आप कल्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं तब उस समय पर इस मीडिया को काम में लिया जाता है, और इसके जो कंपोनेंट हैं वो प्रिसाइजली डिफाइंड होते हैं कि हमें मालूम है कि इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट किस मात्रा में मिला हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सेल को जब हम कल्चर करने जा रहे हैं तो हमें ऐसा मीडिया देना है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है और पीएच वो वही रहे जो कि उस सेल के लिए जरूरी है, यानी कि इन विवो जो कंडीशन होती है वही कंडीशन हम ऑस्मोटिक प्रेशर और पीएच की इन विट्रो बनाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। ओके, इसमें इन दोनों के अलावा हम और क्या रखते हैं कि एनर्जी का सोर्स हो जिसके अंदर इनऑर्गेनिक आयंस हों जो कि सेल के लिए नेसेसरी होते हों, और ये जो चीजें हैं इनको हम साल्ट और ग्लूकोज मिला करके और पूरी करते हैं, जिसको कि हम बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन BSS कहते हैं। दूसरी चीज कि अब जब आपने इमीडिएट सर्वाइवल के लिए तो कर लिया, लेकिन आपको लंबे समय तक इन सेल्स को कल्चर के अंदर जीवित रखना है या कल्चर आपको करना है, तो दूसरा जो टाइप है मीडिया का वो है मीडिया एसेंशियल फॉर प्रोलॉन्ग्ड सर्वाइवल। लंबे समय के लिए इन कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए काम में लिए जाने वाले मीडिया या माध्यम। तो इन जो हमने पहला देखा है कि इमीडिएट सर्वाइवल के लिए, उसके अलावा कुछ दूसरे फैक्टर्स जो कि नेसेसरी हैं
वो नॉर्मली सीरम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनको हम सिंथेटिक मिक्सचर से रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। तो जो मेमेलियन सेल्स जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन के अलावा लंबे समय तक जीवित रहने के लिए इनको जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो प्लस ऑक्सीजन, विटामिन, सीरम प्रोटीन्स, इनकी जरूरत होती है। इस तरह का एक मीडिया जो है वो 1955 में ईगल के द्वारा तैयार किया गया और जो कि अभी भी इसके कई मॉडिफिकेशन करके और इसको काम में लिया जाता है। तीसरा चीज हो गया आपका मीडिया एसेंशियल फॉर इनडेफिनिट सर्वाइवल, कि हम उसको इनडेफिनिट टाइम के लिए यानी हमेशा के लिए उस सेल को, कल्चर को हम जीवित रख सकें सेल्स को। तो ऐसा एक हार्ड वन मीडियम जो कि पॉल 1959 ने बनाया था, ये इनडेफिनिट सर्वाइवल के लिए जो एल सेल हैं उनके इनडेफिनिट सर्वाइवल के लिए ये एक बहुत अच्छा मीडिया है। और ये ईगल मीडियम के जितना ही सिंपल है। इसका ईगल मीडियम का कंपोजिशन भी हम बाद में देखेंगे। आज के समय पर भी हम देखें अगर तो ऐसा कोई भी मीडिया नहीं है जिसमें हम विदाउट सीरम काम में लेते हों और वो प्रोलॉन्ग सर्वाइव सेल्स को कर सकता हो, यानी कि हमें उसके अंदर कुछ मात्रा में सीरम जो है वो ऐड करना ही होता है। ओके। और फोर्थ टाइप हो जाती है कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए हम मीडिया बनाएं। तो ज़्यादातर में ये जो मीडिया है उस वो जो अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं कि हर ऑर्गन के लिए रिक्वायरमेंट जो हैं वो डिफाइंड होती हैं। इसके कारण से एक प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत जो है वो वहाँ पर होती है कि हम स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए किस तरह का मीडिया जो है वो वहाँ पर बनाएं। और इसके लिए हमें इन विवो सेल्स की रिक्वायरमेंट्स का नॉलेज जो है वो होना चाहिए कि जब वो सेल जो है एनिमल की बॉडी के अंदर इंटैक्ट हैं तब उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत जो है वो होती है। तो जब हम मीडिया बनाते हैं तो हमें कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। पहली चीज सॉल्युबिलिटी ऑफ मटेरियल। अगर आप मीडिया के अंदर कोई ऐसा मटेरियल डाल रहे हैं जो कि सॉल्युबल नहीं है तो वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, तो पहले हमें उनको इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जिससे कि वो सॉल्यूशन के अंदर चले जाएं। जैसे टायरोसिन जो है वो एसिडिक मीडिया के अंदर डिजोल्व हो जाता है कुछ लिमिटेड एक्सटेंट के अंदर, और लिपिड्स खास करके ये बहुत डिफिकल्ट होता है इनको डिसॉल्व करना, और इसके लिए इनको पहले अल्कोहल के अंदर लिया जाता है और फिर अल्कोहल जो है वो वाटर के साथ में मिक्स जो है वो हो जाता है। उसके अलावा जो कंपोनेंट हम डालने जा रहे हैं उनकी कंपेटिबिलिटी किस प्रकार की है, कि ऐसा ना हो कि ये जो कंपोनेंट है एक दूसरे के साथ में कोई रिएक्शन वहां पर ये कर लें। और थर्ड वन इज प्योरिटी ऑफ मटेरियल, कि आप हमेशा हाईएस्ट प्योरिटी के मटेरियल ही इसके अंदर काम में लेते हैं। देन केमिकल इंस्टेबिलिटी। ज़्यादातर जो कई सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि सिंथेटिक मीडिया के अंदर काम में लिए जाते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और केवल एक तरीका जो हो सकता है उनको स्टोर करने के लिए कि हम इनको ड्राई स्टेट के अंदर लो टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करके और रख सकें। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन और हो सकता है, वो है कि हम पहले स्टॉक सॉल्यूशन बनाएं। सो लार्ज अमाउंट ऑफ मीडिया को स्टोर करना जो है वो मुश्किल है। जैसा मैंने बताया था कि उसके अंदर आपका जो कुछ अलग तरह के सब्सटेंस जो हैं वो मिल सकते हैं, प्यूट्रिफिकेशन उसका हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके अंदर हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि पहले आप स्टॉक सॉल्यूशन बना लें और एक सीरीज बना लें उसको, कि हम ये मिलाएंगे उसके बाद ये मिलाएंगे, तो इनको हम स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं। और इन सबको एक साथ मिला करके हम वापस कंप्लीट मीडिया जो है वो बना सकते हैं। आज की क्लास में लास्ट एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन। जितने भी मीडिया टिश्यू कल्चर के लिए काम में लिए जाते हैं, चाहे वो सिंथेटिक हो, तो उनके लिए हमें इनऑर्गेनिक साल्ट का मिक्सचर जो है वो उनको देना पड़ता है, जिसको कि हम फिजियोलॉजिकल और बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन कहते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को ध्यान में रखते हुए बनाए जाने वाले सॉल्यूशंस हैं। ये जो रिंगर ने
जो सबसे पहले जो साल्ट जो बनाए थे, रिंगर सॉल्यूशन का नाम आपने सुना हुआ होगा, जो कि आइसोटोनिक होता है। ये BSS का फंक्शन क्यों जरूरी है? पीएच और ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने के लिए, और जो इनऑर्गेनिक आयन हम काम में ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर और पीएच जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो ट्रांसफर है मटेरियल का वो अफेक्ट होगा, और उसके कारण से सेल की ग्रोथ जो है वो भी अफेक्ट यहाँ पर होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मीडिया फॉर कल्चर ऑफ टिश्यू फ्रॉम कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स। अभी तक हमने देखा था वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए काम में लिया जाने वाला था। नेक्स्ट क्लास में हम कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स के लिए चर्चा करेंगे। थैंक यू।